नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा नियमित कार्यक्रम सरोकार। सरोकार में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की लोक संस्कृतियों के बारे में और लोक कलाकारों की स्थिति के बारे में। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सुदूर अल्मोड़ा से लेकर के देहरादून तक और सुदूर उत्तरकाशी से लेकर के जौनसार बाबर तक अनोखी और अनूठी लोक कलाएं, लोक संस्कृति समाहित हैं। ये लोक कलाएं और लोक संस्कृति जो हैं, इनको सहेजने संवारने का काम उत्तराखंड का संस्कृति विभाग कर रहा है। आज इस पर चर्चा करने के लिए कि उत्तराखंड का जो संस्कृति विभाग है वो किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, इसके लिए हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में विशेष रूप से बीना भट्ट जी उपस्थित हैं, जो कि डायरेक्टर हैं उत्तराखंड संस्कृति विभाग की। बीना जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो बीना जी, हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है और विशेषकर लोक संस्कृति जो है हमारी, जो कि हम कहते हैं कि छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं, और ये लोक परंपराओं के कारण, लोक संस्कृतियों के कारण ही हम कहते हैं विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृतियां अपने आप में समेटे हुए। ज़रूरत है कि इन लोक संस्कृतियों को सहेजा जाए, उनका संवर्धन किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो उत्तराखंड का जो संस्कृति विभाग है वो किस तरह से कार्य कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृति विभाग का जो उद्देश्य है वो है कि हमारी संस्कृति के सभी आयाम, चाहे वो लोक संगीत हो, लोकगीत हो, लोक कलाएं हो, लोक नाट्य हो, लोक साहित्य हो, इन सब की दिशा में इनके संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में कार्यरत है। और जब हम संस्कृति के सभी आयाम कहते हैं तो उसमें दो तरह की के आयाम खास कर आ जाते हैं। ये तो अमूर्त हुआ, जिसको हम इंटेंजिबल या ओरल ट्रेडिशन से जो आगे बढ़ रहा है, और एक वो है जो मूर्त, जो यहाँ की वास्तुकला, जिसको कि हम आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ खासकर जितने भी मंदिर हैं उनकी जो आर्किटेक्चर है या इस तरह की चीज़ें जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनके भी संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। और जैसे कि आपने खुद बात करी इस समय लोक संस्कृति की, क्योंकि लोक संस्कृति किसी भी समाज की प्राण होती है। वो लोक से जो जिसका आविर्भाव हुआ है और जो लोक से आगे बढ़ी है, तो वो वहाँ की प्राण होती है। और जब हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करते हैं और लोक संस्कृति की बात करते हैं तो वही होता है, हमारे 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स जैसे हो जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत ऊंचे, जहाँ पर दूरस्थ पहाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ की एक संस्कृति है, जहाँ पर खासकर जनजाति संस्कृति है, वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। और उसके बाद एक बीच का इलाका आता है, जैसे कि अल्मोड़ा हो गई या पौड़ी हो गई। इन जनपदों की संस्कृति है जो परिष्कृत हुई है और जिसमें थोड़ा ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है, और धीरे धीरे वो भी हमने उस लोक संस्कृति को देखी है। और एक जहाँ पर हमारे नीचे के इलाके हैं, हो गया जैसे उधम सिंह नगर हो गया या हरिद्वार हो गया, या ये ज़िले के रूप में बांट रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो प्लेन के एरियाज हैं उत्तराखंड की, वहाँ की एक संस्कृति है। वहाँ पर भी काफ़ी जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जैसे थारू हो गई, बुक्सा हो गई, उनकी संस्कृति है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसके भी बहुत सारे स्वरूप हैं, और वो भी अपने आप में एक बहुत समृद्ध और बहुत जिसको कहते हैं, कहा जा सकता है, बहुत विकसित लोक संस्कृति है। तो संस्कृति विभाग का उद्देश्य सारी जो हमारी लोक संस्कृति है, खासकर जो कि मैंने आपसे कहा भी कि किसी भी समाज का प्राण होती है, उसकी संरक्षण, संवर्धन और विकास। अब इन सब चीज़ों को करने के हमारे जो तरीके हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो वो है कि जो लोक संस्कृति है उसको हम जो विलुप्त होती हुई कलाएं जैसे हम कह सकते हैं, वो आगे लाने का। तो पहले तो उसका चुनाव हो, उसके जो मूर्धन्य कलाकार हैं, चाहे वो लोक संगीत में हो, लोकगीत में हो या फिर लोक कलाओं में हो, तो उनको पहले तो लाया जाए, पहले उनका चिन्हित किया जाए, रिकॉग्निशन किया जाए। और दूसरा, फिर उसमें वर्कशॉप्स लगाई जाए
और वर्कशॉप, क्योंकि हम जितने भी ओरल ट्रेडिशंस हैं उनको आप स्कूल के माध्यम से नहीं करा सकते, उनके लिए आपको एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। तो उस तरह से हम वर्कशॉप्स लगाते हैं। और शायद ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि वो संस्कृतियां जहां पनपी हैं जी, वहां जाया जाए और उनके इतिहास को पता किया जाए और तब उसे आगे बढ़ाने की उसी की तरह उसी के परिवेश में आगे उसी बढ़ाया परिवेश जाए। में आगे बढ़ाने की कोशिश। किया भी वही जा रहा जी। है। जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यशालाएं, जी। तो गुरु हम उसी जगह उसी परिवेश में उनका चुनाव किया जाता है और गुरु अपने शिष्यों का चुनाव भी स्वयं करते हैं, क्योंकि जो फ्लेयर जिसे हम कहते हैं वो उन्हीं लोगों में वो अपने आप चुनते हैं। जी। तो इस तरह से हम कार्यशालाएं लगाते हैं। और तीसरा, अच्छा, कई बार क्षमा कीजिए मैं आपको टोक रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो लोक कलाएं हैं विशेष करके, ये किसी खास जाति तक सीमित होकर के रह जाती हैं। फिर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जैसे जैसे वो जातियां विलुप्त होती हैं या वो जातियां कह लीजिए कि मौजूदा जो परिवेश चल रहा है उसमें जो आधुनिकीकरण की भाग दौड़ है उसमें समाहित हो जाती हैं और अपनी वो कला जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। समाज के अन्य लोग क्योंकि उस वर्ग से नहीं आते हैं इसलिए वो उस कला को नहीं अपनाते। हमारे गढ़वाल में या कुमाऊं में ढोल सागर की जो विद्या है वो एक जाति विशेष तक सीमित होकर के रह गई है। तो ऐसे ही विलुप्त होती चीज़ों के संरक्षण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैं अपनी बात को पहले पूरा करती हूँ। तीसरा जो होता है हमारा, जैसे मैंने कहा, कार्यशालाएं, और तीसरा जो है हम उनको स्टेज, क्योंकि जब तक आप उनको मंच नहीं प्रदान करते, लोगों तक नहीं आती, तो आगे आने वाली जनरेशन उसके तरफ सीखने की ओर प्रेरित नहीं होती। पहले तो खुद को पता हो कि हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है और वो तो इन तीन माध्यम से हम लोगों तक या उन लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन, विकास की दिशा में कार्यरत हैं। आपने जैसा कहा कि एक वर्ग विशेष के पास रह जाती, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं। एक तो आप उसको स्टेटस और उसकी आर्थिकी, ये बहुत अभिन्न अंग हैं किसी भी चीज़ के। जो एक अगर हम किसी चीज़ को स्टेटस देते हैं, जैसे कलाओं में भी आपने देखा होगा, जैसे कथक जैसी जो क्लासिकल परंपरा भी है, जब उसको एक स्टेटस दे दिया जाता है, इज्जत हो जाती है, समाज में उसका एक अहम स्थान हो जाता है, और दूसरा आर्थिकी से, तो इन दोनों की दिशा में कार्य करना जरूरी होता है। अब हम कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि जैसा आपने ढोल सागर का जिक्र किया, उसी तरह से और भी विधाएं, खासकर ढोल सागर तो है ही, उस तरह से जैसे जो ये परंपराएं थी हमारी, तो इनके लिए अब जैसे ढोल सागर की दिशा में तो हम लोग क्या करते हैं कि जो परंपरागत लोग इसको बजाते वगैरह थे, तो उनको हमने मूर्धन्य जो कलाकार हैं, तो उनको हमने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, जैसा हमने बताया कि हम आगे उनके शिष्यों को वो दे रहे हैं, वो अपना प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, फिर सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि और लोग भी इसके प्रति और स्टूडेंट्स भी सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि समय बदल गया है। अब लोग उस चीज़ को सीखना चाहते हैं जो कला को के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह से क्योंकि फ्लेयर होना चाहिए, तो अब ये धीरे धीरे, क्योंकि ढोल सागर इतनी समृद्ध परंपरा है, इसमें लिखा भी बहुत गया है, और खासकर हम लोगों के यहाँ तो देवी देवताओं को जब जगाया जाता था, जागर और जागर, ये सब बहुत, ढोल एक बहुत अभिन्न अंग है हमारी पूजा अर्चना का, और तो हमारे यहाँ तो उसका जो उसका जुड़ाव है वो उसके हमारे जो धार्मिक एंगल उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से उस दिशा में हम लोग जो यहाँ पर ज़्यादातर जो ढोल बजा रहे हैं, जो परंपरागत वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक तो हमने उनको चिन्हित करके कोशिश करते हैं कि उनके मतलब एक उनको पेंशन भी प्रदान कर दी जाए जो मूर्धन्य कलाकार हैं। और जैसा मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम कार्यशालाएं लगाते हैं, और जब हमारे जो अच्छे ढोल वादक वगैरह हैं, तो हमारी जब ये कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें उनको मंच प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम इन सारी दिशाओं में
कार्यरत हैं। तो संस्कृति विभाग कलाकारों को, कलाओं को मंच प्रदान करने का काम कर रहा है और इस तरह से जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाना और उनके संरक्षण का काम कर रहा है। क्या संरक्षण की दृष्टि से अभिलेखीकरण का भी कुछ काम किया जा रहा है कि कहीं लिखित में इन चीज़ों को, इन विधाओं को ढाला जा रहा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां, जब ये विलुप्ति के कगार पे हमें दिखाई दे रही हैं, तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम उन अभिलेखों के माध्यम से जानने की कोशिश करें? जी, अभिलेखीकरण भी एक बहुत अभिन्न अंग है हमारे कला को संरक्षण प्रदान करने का। अभिलेखीकरण भी हम कर रहे हैं। हम अभिलेखीकरण के हमने दो तरीके से करा है। एक तो कला का अभिलेखीकरण और एक वो जो इसके संवाहक हैं, उन्होंने जिस रूप, जैसे एक चंद्र सिंह राही जी थे, उन्होंने हमारे एक बहुत अच्छे लोक कलाकार, तो उन्होंने जो ढोल पे कार्य किया, उन सब चीज़ों को अभिलेखीकरण किया है। उसी तरह राइटिंग में उत्तम दास जी जिन्होंने ढोल पे काफ़ी काम किया है, तो उनको इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, उनके थ्रू भी हम जो सिखा सकते हैं। फिर बीच में एक हमने ढोल वादन की कार्यशाला भी लगाई थी। अराउंड 1000 लोगों ने एक साथ ढोल वादन किया था, हरिद्वार में किया था। तो वो भी क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, खासकर जब 3 भागों में, तो सबकी अपनी ढोल की सब में परंपरा है और सबके ढोल वादन के भी अपनी अपनी एक तरीके हैं और विशेषता है। तो उन सब को करके हमने एक एंसेम्बल टाइप का बनाया था, तो जिससे कि हम इसीलिए हम लोग सब तरफ के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इन सब की दिशा में हम अभिलेखीकरण का भी कार्य कर रहे हैं। उस समय हमने उसको डॉक्यूमेंट भी किया था कि कहाँ कहाँ से कौन हमारे जो बड़े कलाकार हैं, जिन्होंने इस पे बहुत काम भी किया है और जिनकी वजह से उस ओरल ट्रेडिशंस को हमने आज तक ले जा पाए हैं और एक स्थान पाया है हमारी ढोल संस्कृति ने पूरे देश में। संस्कृति को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा माध्यम रंगमंच भी है। कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है और जो कुछ साहित्यकार लिखते हैं और फिर उसको रंगमंच के माध्यम से उसका सजीव चित्रण करके और एक तरह से मिसाल लोगों के सामने रखी जाती है। तो रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग क्या कर रहा है? रंगमंच, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि साहित्य को कहीं का भी जो साहित्य है, पहले कहते भी हैं वो समाज का दर्पण होता है, और रंगमंच क्योंकि उस साहित्य को स्टेज तक ला करके और लोगों तक उस कहानी तो पहुंचा करके, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक बहुत सशक्त माध्यम है। रंगमंच की दिशा में हम लोग समय समय पर लोक नाट्यों का मंचन करते हैं। उसके लोक नाट्यों का ही नहीं, जैसे हम लोगों ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक NSD के थ्रू एक फंक्शन किया था जहाँ इंटरनेशनल लेवल के प्लेस भी बुलाए थे और अपने यहाँ के तो लोक नाट्य हैं ही, तो इनका मंचन समय समय पे करते रहते हैं। और जो कहानियाँ हैं, यहाँ की कहानियाँ हैं, और जैसे राजूला मालुशाही हो गई, इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारी बहुत ही समृद्ध परंपरा को परिलक्षित करती हैं। तो उनका मंचन और माधव सिंह भंडारी पर बहुत हो रहा है और लोक भाषाओं में करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना, और वैसे भी जो जिस भाषा में उस चीज को जो कहानी है जो उस परिवेश से आगे निकलेगी, वो उसके वो प्राण को छूती है। तो उस तरह का मंचन भी हम लोग समय समय पर कर रहे हैं, उसके ट्रांसलेशंस के फॉर्म में भी मंचन कर रहे हैं। तो एक कोशिश करते हैं कि साल में एक जो है नाट्य समारोह जरूर हो जाए, यदा कदा तो होते ही रहते हैं। विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इससे जुड़ी हैं, उनको भी हम लोग एक सहायता प्रदान करते हैं जिससे समय समय पर मंचन भी होता रहे। तो इस तरह से हम लोग लोक नाट्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं। कलाओं की बात हमने कर ली, अब थोड़ी सी कलाकारों की बात हो जाए। कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों का बड़ा योगदान होता है, लेकिन आपने कहीं अपने इसमें जिक्र किया था कि आर्थिकी से इन कलाओं को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे लोक कलाकार, विशेषकर मैं अगर बात करूं, एक तरफ आप फिल्मी कलाकार, वहाँ फिल्मी चकाचौंध देखते हैं और टीवी आर्टिस्ट देखते हैं, और उनके सापेक्ष आप लोक कलाकारों को देखते हैं तो काफ़ी विपन्न हैं।
और यदि अपने ही प्रदेश की बात करें तो कुछ लोग वृद्ध भी हो चले हैं, तो उनके लिए क्या किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हमारा निदेशालय कर रहा है? जी, हमारी एक योजना है वृद्ध और विभिन्न कलाकारों को पेंशन प्रदान किया जाना। तो ये पेंशन हम 3,000 रुपये प्रति माह उन कलाकारों को जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं उनको देते हैं। उसका एक विज्ञापन निकलता है और हर साल हम चुनाव करते हैं और उस कमेटी में खुद कलाकार भी होते हैं। खुद कलाकार मतलब जिन्होंने जो एक स्तर प्राप्त कर चुके हैं और जिनको हम एकेडमिशियंस कह सकते हैं, हाँ, उनको भी रखते हैं। तो वो उस तरह से हम पेंशन प्रदान करते हैं। तो वर्तमान में अराउंड 174, क्योंकि कुछों की मृत्यु हो गई, और 174 तो आज की तारीख में चिन्हित हैं, उनको मिल रही है लगातार पेंशन मिल रही है 3,000 रुपये प्रति माह। ये पेंशन पहले व्यक्तिगत रूप से होती थी, जैसे कलाकार की मृत्यु होने के उपरांत वो पेंशन खत्म हो जाती थी, लेकिन अब हमने उसको फैमिली पेंशन का रूप दिया है। तो उनके मृत्यु का जैसे एक फैमिली पेंशन का स्वरूप होता है स्पाउस को, या मतलब जो उनके अगर पति की मृत्यु हुई तो पत्नी को, और आश्रित और जो भी डिपेंडेंट है उनको दिया जाता है। तो ये तो एक तरह की बात हो गई। और दूसरा, अभी आर्थिकी की जब बात करी जाती है तो कलाकारों के, लोक कलाकारों, खासकर मेले वगैरह में बहुत सारे मंच जो प्रदान किए जाते हैं, उससे भी उनकी आर्थिकी, उनको ये देखा गया है कि इससे उनको, हमारे यहाँ तो मेले भी ज़्यादा होते हैं, 100 से अधिक मेले होते हैं, तो वहाँ पर समय समय पर जब कार्यक्रम दिए जा रहे हैं तो सरकारी एक जो उनको सुविधा प्रदान, मतलब जो भी उनका मानदेय इत्यादि है वो होता है। और एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, गुरु शिष्य परंपरा में भी हम गुरु को एक प्रति माह एक उसका मानदेय दे करके करते हैं, जिससे कि वो और उनकी संगत करता, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को भी सिखा सकें और उनकी भी आर्थिकी का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा अभी जब कोरोना काल था तो प्रति कलाकार 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे कि वो खराब समय जिसमें हम नहीं कर पाए मंचन वगैरह, तो उस समय भी हम उनकी आर्थिकी का ध्यान रख सकें। तो इस तरह से हमारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि कलाकारों की आर्थिकी का ध्यान रखा। और मैं समझता हूँ कि कला को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रोत्साहन उन्हें दिया जाना चाहिए, इस तरह से आर्थिकी के रूप में कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि उनकी वो ललक जिंदा रहे और आगे उस कला को बढ़ाते रहें। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी इस बात, आपके इस प्रश्न के उत्तर में कहा था, जो आपने पूर्व में प्रश्न किया था, कि किसी भी कला को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। एक तो उसको स्टेटस प्रदान किया जाना, जो कि समाज करता है। जैसे आपको पता है पहले कुछ चीज़ें राजघरानों में ऐसे उस रूप में डांस वगैरह किया जाता है, चाहे कथक खोज, चाहे कोई और नृत्य, लेकिन आज की तारीख में वो एक बहुत प्रोफेशन के तौर पे लिया जाता है, उसको बड़ी इज्जत से नज़र से देखा जाता है। उसी तरह से हर चीज़ का है कि अगर उसको स्टेटस प्रदान किया जाता है और उसके साथ आर्थिकी जुड़ी होती है तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज की जनरेशन जो है हम उसको वो उसमें देखेगी कि हमारी इसमें क्या आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो और लेकिन अच्छी बात है कि हम बड़े अच्छे समय में इस समय है कला के लिए भी, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू लोग अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि अपनी कलाओं को वो आगे दिखा पा रहे हैं। पहले ये होता था कि हमको उसमें स्पीड बहुत धीरे थी, जब तक शायद वो सरकारी लेवल तक आ पाए तब तक काफ़ी समय हो जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें बहुत फास्ट डेवलप हो रही हैं, और कलाकार भी और यंग बच्चे भी उसको देख भी पा रहे हैं। जैसे भी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी, जैसे मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ, उत्तराखंड की संस्कृति में जैसे कुमाऊं में होली की समृद्ध परंपरा है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है। वो क्लासिकल की बैठी होली होती है और कई दिनों तक चलती है, और पूरा एक उसकी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, उसके एक ग्रामर है। हाँ, उसी तरह से जागर की एक ग्रामर है। पहले अगर देखा जाए तो बहुत एक कोई सेलेक्ट फ्यू तक ये बात होती थी, बहुत कम लोग होता है, लेकिन आज की तारीख में यंग बच्चे भी मैं देखती हूँ, उनको भी पता है और वो उसकी तरफ क्योंकि सुनते हैं तो रुझान भी है, सीखने की कोशिश भी करता, तो एक बहुत अच्छी बात है। जी, जब हम रंगमंच की बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था लोक भाषाओं का। जी,
तो क्या विभाग के द्वारा कलाकारों के साथ साथ उन अदीबों का, उन लेखकों का, उन कवियों का भी कुछ ध्यान रखा जाता है? मतलब उन्हें भी लोक कलाकार की श्रेणी में लिया जाता है जो लोक भाषाओं का विकास कर रहे हैं या लोक भाषाओं में चीज़ें, रचनाएं लिख रहे हैं? हमारी एक योजना है विभाग की, पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता। तो वो लेखक जो वित्तीय कमी के कारण अपनी कृतियों को प्रकाशित नहीं करा पाते, इनको विभाग एक आर्थिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि उनकी किताब की पब्लिशिंग में उनकी को सहायता प्रदान करता है। इसके लिए हमारा विज्ञापन निकलता है, उसकी एक नियमावली है और उसपे एक मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपियां मांगी जाती हैं और हमारा ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पांडुलिपियों का चुनाव हो जो यहाँ की संस्कृति के ऊपर बेस्ड हो और अपनी भाषा में हो और या फिर हमारे परिवेश में हो। तो इस तरह की जो सहायता हम पुस्तक प्रकाशन हेतु लेखकों को देते हैं, तो वो भी इस दिशा में एक कदम है। और मेरे ख्याल से ये जो आपने जिक्र किया जिस बात का, ये लेखकों के लिए, तो ये इस दिशा में एक लंबा मील का पत्थर भी है। और थोड़ा अपनी तरफ से ये होता है कि क्योंकि ये हर साल की हमारी चुनाव होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि लोक भाषाओं के प्रति जो, या लोक भाषाओं में अगर नहीं लिखा गया है तो कम से कम हमारी कहानियों के प्रति, जो हमारे परिवेश की कहानियों के प्रति मतलब का जो लेखन है उसको हम सहायता प्रदान करें। जी, अच्छा, कलाकारों के अतिरिक्त, कलाकार तो निश्चित रूप से कला को आगे बढ़ाने का काम करते ही हैं, कलाओं में प्रयुक्त होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, जो वेशभूषाएं हैं, तो क्या उनके संरक्षण के लिए भी कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हम विगत कुछ दशकों में देख रहे हैं कि हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र थे, जैसे हुड़की या फिर रणसिंघा, मस्क बीन, जिसे मस्क बाजा भी कहते हैं गढ़वाल कुमाऊं में, तो ये लगभग विलुप्त से होते जा रहे हैं। तो इनके संवर्धन, संरक्षण के लिए कुछ किया जा रहा हो? जी, उसके लिए फिर हम लोगों ने कि जैसा कि पहले भी बात हुई थी अर्थ की और स्टेटस वाली, हमने हमारी योजना है कि हम जो वाद्य यंत्र और वेशभूषा, क्योंकि हम जब मंच प्रदान कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो बहुत अच्छे अपने बेस्ट कॉस्ट्यूम्स में हों और पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स हों और उस पर जितनी खूबसूरती से हो सकता है उतना मंची प्रदर्शन के लिए तो ये अनिवार्य भी है। सजीव बनाने और मंची प्रदर्शन के लिए तो ये अनिवार्य भी है। तो लेकिन हम कलाकारों से ये सोचते हैं कि हम इनको ये सहायता प्रदान करते हैं कि हम उनको वाद्य यंत्र और वेशभूषा उनको देते हैं, तो उससे उनके मंचन में भी एक तो खूबसूरत लगता है और साथ में अगर वो हमारे सरकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी जब अपना, जैसे इस समय शादियां हो रही हैं तो छोलिया एक बहुत प्रसिद्ध एक हमारा जो फॉर्म ऑफ नृत्य है, वो शादियों में इस समय बहुत डिमांड हो गई है। लोग मतलब जितने भी छोलिया ग्रुप्स हैं आज की तारीख में, वो मतलब शादियों में लोग उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं या व्यक्तिगत कोई फंक्शंस हो रहे हैं आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को वाद्य यंत्र और वेशभूषा दे करके ये हमारा प्रयास रहता है कि हम उनकी आर्थिकी में उनको मदद प्रदान कर सकें। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से आप लोग इन लोक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जन जागरण हेतु लोक कलाओं के प्रति युवाओं को खास करके जोड़ने के लिए, क्योंकि आधुनिकता आप देख रहे हैं चारों तरफ फैल रही है, शहरीकरण लगातार हो रहा है, अब गांव नहीं रहे, तो ऐसे में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जन जागरण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जन जागरण के लिए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये समय बहुत अच्छा है और जन जागरण के लिए हम तो जो कर रहे हैं, क्योंकि मंची प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें लोग देखते हैं और ये YouTube और सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाती हैं और मैं तो देख रही हूँ बहुत यंग बच्चे भी आजकल मतलब फोक की तरफ से, लोक संस्कृति की तरफ उनका बहुत ध्यान हो रहा है। और क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयरनेस हम तो हमारा तो जो तरीका है वो तो ठीक है, हम लोगों तक वो कलाएं ला रहे हैं या उसके लिए कार्यशालाएं लगा रहे हैं या जो भी हमारे से विभाग की योजनाओं के थ्रू कर पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुझे चेंज ये दिखाई दे रहा ओवर द इयर्स कि यंग बच्चे बहुत प्रेरित हो रहे हैं
अपनी संस्कृति की ओर जी। और भाषा की ओर, संस्कृति की ओर वो बहुत प्रेरित हो रहा है। एक तरफ तो वो है जो बिल्कुल ग्लोबल सिटीजन होने के नाते पूरा ग्लोबल हो गया है और जो कि चलता है और जिसकी मांग होती है उसकी तरफ कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो भी एक ज़रूरी है, करियर बनाना है या जो भी। लेकिन इस तरफ भी लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आप लोग कलाकारों को प्रेरित कर रहे हैं और उनकी विपन्नता को भी ध्यान में रखते हुए, उनकी आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो निसंदेह जब आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो जन जागरण अपने आप ही हो रहा है, लोग देख रहे हैं। कुछ हद तक काफी हद तक, बल्कि नाटकों का मंचन इत्यादि हो रहा है, उसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं। हमारा तो मेन जो तरीका है वो यही है कि हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इस बीच में तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी काफ़ी शुरू हो गए हैं। जैसे लोग काफ़ी जगह जो फंक्शंस होते हैं बाहर प्रदेश में भी, तो वहाँ भी हम अपने कलाकारों को भेजते हैं। एक समय का अभाव है, एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि नंदा देवी राजजात जो है वो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा आयोजन है, तो उसमें भी क्या आप लोगों की कुछ भूमिका होती है? जी, नंदा देवी राजजात में हमारी भूमिका होती है इस तरह से कि जो क्योंकि नंदा देवी राजजात एक सबसे बड़ी यात्रा है और इतनी ऊंचाई पर है, पूरे क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ती है। तो हमारी ये रहता है कि जो हमारे कलाकार हैं वो उसमें जगह जगह जहाँ जहाँ पड़ाव होते हैं वहाँ उसको वहाँ पर कार्यक्रम इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर पूरा सम्मिलित होकर के वो भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, हमने नंदा देवी राजजात को डॉक्यूमेंट भी किया है। तीसरा, एक जो नंदा देवी राजजात है उसका जो एक स्वरूप है उसका मंचन हम अनेक स्टेजेस पे करते हैं, जिससे कि उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके कि ऐसी एक यात्रा इतनी ऊंचाई पर जो अपने आप में एक अनूठी है और जिसका कि जो अपने आप में मेरा ख्याल से एक ऐसी यात्रा है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के हर लोक संस्कृति को उजागर करने का एक पल होता है, एक पल होता है। लोक संस्कृति का एक छोटा सा एंगल जो हमसे अभी जिसको हम बात नहीं कर पाए, लोक कलाओं का भी है। और लोक कलाओं में हमने जो है इस बीच में बहुत ऐपण की दिशा में बहुत कार्य किया है। और वो भी एक बहुत समृद्ध परंपरा है। ऐपण कला अपने आप में एक विशेष कला है। बीना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को संस्कृति विभाग द्वारा की जाने वाली जो कार्यकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनकी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरोकार कार्यक्रम, जिसमें हमने बात की उत्तराखंड के संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी उत्तराखंड संस्कृति विभाग की निदेशक वीना भट्ट जी। तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।